दोस्तों, आप एक इंसान हैं। एक आम इंसान की तरह आपको जीने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। ये बेसिक है, ये नॉर्मल है। लेकिन एक चीज है जो धीरे धीरे इन सब चीजों को महंगा करती रहती है, हर साल। आपके पास आज 100 रुपए हैं। आज वो 100 रुपए कुछ चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद वही 100 रुपए उतनी चीजें नहीं खरीद पाएंगे। नोट वही होगा, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। पहले समझते हैं इन्फ्लेशन एक्चुअली होता क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब है टाइम के साथ चीजों की प्राइसेस का बढ़ना। बट अगर सिर्फ पेट्रोल महंगा हो गया तो उसे इन्फ्लेशन नहीं कहते। अगर सिर्फ प्याज महंगा हो गया तो वो भी इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन तब होती है जब इकोनॉमी में ओवरऑल प्राइसेस बढ़ने लगती हैं। मतलब खाना, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रेंट और रोजमर्रा की काफी चीजें सब थोड़ी थोड़ी महंगी होने लगती हैं। और जब ऐसा होता है तो तुम्हारे पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी को इकोनॉमिस्ट कहते हैं परचेजिंग पावर का घटना। मिलिए जॉनी यादव से। जॉनी स्कूल में था। उसके पास 100 रुपए थे। उस 100 रुपए से वो बर्गर खा सकता था, कोल्ड ड्रिंक ले सकता था और कुछ पैसे बच भी जाते थे। कुछ साल बाद वही 100 रुपए उससे पहले जितनी चीजें नहीं दिला पाते। पैसा सेम, लेकिन परचेजिंग पावर कम। यही इन्फ्लेशन का असली मतलब है। मगर गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि इन्फ्लेशन कितनी है? इसके लिए इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट टूल है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सोचो जॉनी के घर का मंथली बजट, चावल, सब्जी, स्कूल फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी कई चीजें। ये सब मिलकर एक बास्केट बनाते हैं। गवर्नमेंट हर महीने देखती है कि इस बास्केट को खरीदने में कितना खर्चा आ रहा है। अगर पिछले साल ये बास्केट 10,000 रुपए की थी और इस साल 10,600 की हो गई, तो इन्फ्लेशन रफली 6% है। इसी को सीपीआई इन्फ्लेशन कहते हैं। और आरबीआई भी इसी नंबर को सबसे ज्यादा देता है। इंपॉर्टेंस। एक और इंडेक्स होता है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये होलसेल और फैक्ट्री लेवल पे प्राइसेस ट्रैक करता है। मतलब प्रोडक्ट आम आदमी तक पहुंचने से पहले कितना महंगा हुआ। ये बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज के लिए यूजफुल है, लेकिन तुम्हारे और मेरे लिए सीपीआई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में एक और कैटेगरी होती है फूड इन्फ्लेशन। क्योंकि एवरेज इंडियन फैमिली अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च करती है। इसीलिए जब टोमेटो या ओनियन की प्राइसेस अचानक बढ़ जाती हैं तो उसकी चर्चा न्यूज से लेकर घर के डाइनिंग टेबल तक पहुंच जाती है। बट इन्फ्लेशन आती क्यों है? सबसे पहला रीजन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मानो जॉनी अपने स्कूल फेस्ट में गया। वहां एक फेमस बर्गर स्टॉल लगा था। नॉर्मल दिन में स्टॉल वाला 100 बर्गर बेचता था, लेकिन फेस्ट वाले दिन 300 लोग बर्गर लेने आ गए। अब बर्गर सिर्फ 100 है, कस्टमर्स 300, तो स्टॉल वाला प्राइस बढ़ा देगा। क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। और जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो प्राइसेस बढ़ने लगती हैं। इसी को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा रीजन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जॉनी के पापा एक बेकरी चलाते हैं। केक बनाने के लिए चाहिए मिल्क, बटर, मैदा, गैस, फ्यूल। अब अगर इन सब की प्राइसेस बढ़ जाएं तो बेकरी की टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो केक की प्राइस भी बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी बिजनेस लॉस में काम नहीं करना चाहेगा। इंडिया में क्रूड ऑयल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, और ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो लगभग हर चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है। तीसरा रीजन है मनी सप्लाई इन्फ्लेशन। इमेजिन करो एक आइलैंड है। उस आइलैंड पर सिर्फ 10 बर्गर्स अवेलेबल हैं और लोगों के पास टोटल 1,000 रुपए हैं। तो एक बर्गर लगभग 100 रुपए का है। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि और पैसा प्रिंट कर देते हैं। 1,000 रुपए और प्रिंट कर दिए गए। अब मार्केट में पैसा हो गया 2,000 रुपए, लेकिन बर्गर्स अब भी सिर्फ 10। रिजल्ट, बर्गर की प्राइस बढ़ने लगेगी, क्योंकि पैसा ज्यादा है, प्रोडक्ट्स उतने ही हैं। इसी को मनी सप्लाई इन्फ्लेशन कहते हैं। इसीलिए सिर्फ पैसा प्रिंट करने से कोई इकोनॉमी रिच नहीं बन जाती, प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। जिम्बाब्वे इसका फेमस एग्जाम्पल है, जहां एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग में इन्फ्लेशन को कंट्रोल से बाहर कर दिया था। कोर इन्फ्लेशन। लेकिन इकोनॉमिस्ट सिर्फ नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं देखते, वो एक और नंबर देखते हैं, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि इकोनॉमिस्ट ने नोटिस किया कि कुछ चीजों की प्राइसेस आपकी लाइफ की तरह बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती हैं।
खासकर फूड और फ्यूल। कभी टोमेटो 20 रुपए किलो, कभी 120। कभी पेट्रोल महीनों तक स्टेबल रहता है, कभी अचानक बढ़ जाता है। ऐसे में इकोनॉमी का एक्चुअल इन्फ्लेशन समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इकोनॉमिस्ट्स फूड और फ्यूल को टेम्पररी साइड में रखकर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। इसी को कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। जॉनी की मम्मी मार्केट गई। इस महीने टोमेटो महंगा हो गया, प्याज भी। लेकिन स्कूल फीस, हाउस रेंट, मेडिसिन्स, इंटरनेट बिल और कोचिंग फीस सब धारे धारे बढ़ रही हैं। इकोनॉमिस्ट्स ये देखना चाहते हैं कि अगर टोमेटो और पेट्रोल को इग्नोर कर दिया जाए तो बाकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितनी है। इसीलिए कोर इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट होती है और आरबीआई भी कोर इन्फ्लेशन को क्लोजली ऑब्जर्व करता है, क्योंकि ये इकोनॉमी के अंदर चल रहे लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन प्रेशर को दिखाती है। हम इन्फ्लेशन से परेशान रहते हैं। इन्फ्लेशन का ऑपोजिट भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसे कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है प्राइसेस का लगातार गिरना। पहली बार सुनोगे तो लगेगा, अरे भाई ये तो अच्छी बात है। जॉनी भी यही सोचता था। उसने एक गेमिंग लैपटॉप पसंद किया। प्राइस थी 50,000। एक महीने बाद हुई 48,000, फिर 45,000। जॉनी ने सोचा थोड़ा और वेट कर लेता हूं। और यही प्रॉब्लम है। अगर सिर्फ जॉनी वेट करे कोई इशू नहीं, लेकिन अगर पूरी कंट्री वेट करने लगे तो लोग शॉपिंग पोस्टपोन कर देते हैं। बिजनेसेस की सेल्स गिर जाती हैं, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन कम कर देती हैं, नई हायरिंग रुक जाती है और इकोनॉमी स्लो पड़ने लगती है। जापान ने 1990 के बाद कई सालों तक इसी प्रॉब्लम का सामना किया। इकोनॉमिस्ट्स इसे लॉस्ट डेकेड्स भी कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन ये नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं होती। ये इन्फ्लेशन का एक्सट्रीम वर्जन होता है, जब प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ने लगें कि लोग करेंसी पर ट्रस्ट खोना शुरू कर दें। जॉनी सुबह बर्गर खरीदने गए। बर्गर 100 रुपए का था, शाम को 120 का, अगली सुबह 160 का, 2 दिन बाद 250 का। अब जॉनी बर्गर खरीदने से पहले भूख नहीं, प्राइस चेक करेगा। हिस्ट्री में सबसे फेमस एग्जाम्पल्स में से एक था जर्मनी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1920 के दशक में जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई थी कि लोग नोट्स को फ्यूल की तरह जलाने लगे थे, क्योंकि लकड़ी उससे महंगी थी। जिम्बाब्वे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2008 के आसपास सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि गवर्नमेंट को ट्रिलियन डॉलर के नोट्स तक प्रिंट करने पड़े, और फिर भी लोग बेसिक चीजें खरीदने में स्ट्रगल कर रहे थे। स्टैगफ्लेशन ये वर्ड बना था 1965 में। ब्रिटिश पॉलिटिशियन इयन मैकलॉर्ड ने पहली बार इस टर्म को पॉपुलर बनाया था। स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, दोनों वर्ड्स को मिलाकर बना स्टैगफ्लेशन। मतलब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, जॉब्स ज्यादा क्रिएट नहीं हो रही, बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन प्राइसेस फिर भी बढ़ रही हैं। जॉनी ग्रेजुएट हो गया, जॉब्स मार्केट वीक है, कंपनीज हायरिंग नहीं कर रही, सैलरी इंक्रीमेंट भी स्लो है, लेकिन रेंट बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, फूड महंगा हो रहा है। यानी इनकम रुक गई, लेकिन एक्सपेंसेस नहीं। 1970 के दशक में अमेरिका और यूरोप ने ऑयल क्राइसिस के बाद इसी प्रॉब्लम का सामना किया था, और इकोनॉमिस्ट के लिए ये सबसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में से एक मानी जाती है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो उसे कंट्रोल कौन करता है? इंडिया में ये काम करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का एक टारगेट होता है इन्फ्लेशन को लगभग 4% के आसपास रखना, और इसके लिए आरबीआई के पास कई टूल्स होते हैं, लेकिन सबसे फेमस टूल है रेपो रेट। अब रेपो रेट को जॉनी से समझते हैं। जॉनी कॉलेज कंप्लीट करके जॉब करने लगा। कुछ साल बाद उसने सोचा अब एक बाइक ले लेनी चाहिए। बाइक की प्राइस थी 1.5 लाख रुपए, लेकिन जॉनी के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए वो बैंक गया लोन लेने। जिस तरह जॉनी बैंक से पैसा बोरो करता है, वैसे ही कभी कभी बैंक भी पैसा बोरो करता है, और बैंक आरबीआई से। जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है उससे कहते हैं रेपो रेट। अब मान लो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है और प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं। ऐसे में आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। अब बैंक के लिए पैसा लेना महंगा हो गया, तो बैंक भी जॉनी को लोन थोड़ा महंगा देगा। बाइक लोन महंगा, कार लोन महंगा, होम लोन महंगा, पर्सनल लोन महंगा। अब जॉनी सोचता है बाइक तो ले लूंगा, लेकिन ईएमआई काफी बढ़ जाएगी, तो वो लोन पोस्टपोन कर देता है। ऐसे ही हजारों और लाखों लोग भी खर्चा थोड़ा कम कर देते हैं। डिमांड धीरे धीरे कम होती है और इन्फ्लेशन पर प्रेशर कम पड़ता है। अब तुम सोच सकते हो, अगर इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है तो फिर जीरो इन्फ्लेशन क्यों नहीं कर देते? रीजन सिंपल है, इकोनॉमी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है।
पॉपुलेशन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, बिजनेसेस एक्सपैंड करते हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं। ऐसे में थोड़ी इन्फ्लेशन नॉर्मल मानी जाती है। मानो जॉनी के सिटी में नए कॉलेजेस खुल गए, नए ऑफिसेस आ गए, ज्यादा लोग शिफ्ट होने लगे। अब नेचुरली हाउसेस की डिमांड बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी, फूड की डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस पर प्रेशर आएगा। इसीलिए दुनिया के ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स जीरो इन्फ्लेशन टारगेट नहीं करते, लो और स्टेबल इन्फ्लेशन टारगेट करते हैं। इन्फ्लेशन का तुम्हारी लाइफ पे इफेक्ट डालता है जॉनी? बड़ा हुआ, उसकी जॉब लग गई, सैलरी 25,000 से बढ़कर 27,000 हो गई। लेकिन उसी साल रेंट बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, फूड महंगा हो गया, रिचार्ज महंगा हो गया। जॉनी ने कैलकुलेट किया, अगर इन्फ्लेशन सैलरी ग्रोथ से ज्यादा है तो टेक्निकली इनकम बढ़ने के बाद भी रियल बाइंग पावर कम हो सकती है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट नॉमिनल इनकम और रियल इनकम में डिफरेंस करते हैं। नॉमिनल इनकम मतलब सैलरी का नंबर, रियल इनकम मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद एक्चुअल परचेजिंग पावर। इसीलिए सिर्फ पैसा सेव करना काफी नहीं होता। लॉन्ग टर्म में लोग इन्वेस्टमेंट्स की तरफ देखते हैं ताकि उनके पैसे की ग्रोथ इन्फ्लेशन से ज्यादा हो सके। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।